और उसका बॉयफ्रेंड पॉल कहीं जा रहे हैं क्योंकि पॉल ने उसके लिए कुछ तैयार किया है। वे एक ऊंचे रेस्टोरेंट में जाते हैं जो अभी प्री ओपनिंग स्टेज पर है, लेकिन आयरिस को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वे लिफ्ट में घुसते हैं जो पहले से ही खचाखच भरी हुई है। एक बच्चा लगातार सिक्के से खेल रहा है और लिफ्ट में हंगामा कर रहा है। वे रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन वहां का शोरगुल उसे डरा देता है। पॉल उसे शांत करने के लिए शैंपेन लेने जाता है, लेकिन उसे और ज्यादा तबीयत खराब महसूस होती है और उसे उल्टी करने का मन करता है। वो वहां से निकल जाती है। इसी बीच एक बटलर एक शैंपेन खोलता है जो एक झूमर से टकराता है, जिसका एक टुकड़ा कांच के फर्श पर गिरता है और उसे तोड़ देता है। वो बाहर जाती है और एक महिला अपने बेटे के साथ वहां आती है। वो समझ जाती है कि आयरिस गर्भवती है, लेकिन आयरिस कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बताने से डर रही है। महिला कहती है कि अगर वो उससे पर्याप्त प्यार करता है तो वो इससे खुश होगा। पॉल वहां आता है और उसे छत पर ले जाता है। वो उसे प्रपोज करता है और तभी वो उसे खुशखबरी देती है, लेकिन वो बहुत खुश होता है और कहता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। वे तुरंत सगाई कर लेते हैं, लेकिन अंगूठी उसे मुश्किल से फिट होती है। वही शरारती बच्चा फिर से वहां है और वो एक सिक्का फेंकता है, लेकिन सिक्का वेंटिलेटर में चला जाता है और पंखे में अटक जाता है। फिर वो सिलेंडर की ओर जाता है और वहां से गैस लीक होने लगती है। पॉल और आयरिस वापस अंदर जाते हैं और खूब नाचते हैं। हर कोई फर्श पर कूदने लगता है, लेकिन आयरिस असहज हो जाती है। अचानक फर्श टूट जाता है और हर कोई गिरकर मर जाता है। पॉल वहां लटका हुआ है और आयरिस मदद के लिए पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। अफरा तफरी मच जाती है और हर कोई भागने लगता है। शेफ के हाथ से पैन गिर जाता है और एक महिला को आग लग जाती है। वे सभी सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि आयरिस वहां पहुंच पाती, सीढ़ियां टूट जाती हैं और गिर जाती हैं। हर कोई लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस ऐसा नहीं कर पाती। एक आदमी अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। अचानक टॉवर झुकने लगता है और हर कोई खिड़की की ओर गिर जाता है। आयरिस किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। अचानक एक सिक्का पियानो पर गिरता है और वो खिड़की तक खिसक जाता है और उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। बच्चा ये सोचकर बाहर निकलता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन पियानो उस पर गिर जाता है। फिर सिक्का पानी में गिर जाता है। वो अचानक बच्चे की मदद के लिए रोने की आवाज सुनती है। वो उसे पकड़ती है और सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी इमारत ढह जाती है। वो अपनी अंगूठी का उपयोग करके लटकी रहती है, लेकिन जल्द ही उसकी उंगलियां कट जाती हैं और वे दोनों वहां से गिर जाते हैं। स्टेफनी चीखते हुए अपने बुरे सपने से जागती है। वो अपनी पूरी क्लास के सामने अपमानित महसूस करती है। उसे महीनों से ये बुरे सपने आते रहते हैं, जिससे उसकी जिंदगी और उसके आसपास के लोग भी प्रभावित होने लगे हैं। वो अपनी दोस्त को बताती है कि आयरिस उसकी दादी थी, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिली। उसकी दोस्त कहती है कि उसे अपने माता पिता से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो अपने घर जाती है और उसका पिता मार्टी उसे देखकर खुश होता है। वो तुरंत अपनी अलमारी खंगालना शुरू कर देती है और उससे अपनी माँ के पुराने सामान के बारे में पूछती है। वो कहता है कि जब उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई तो उसने सब कुछ फेंक दिया था। उसका भाई चार्ली वहां आता है और कहता है कि वो अपने चचेरे भाई से मिलने जा रहा है। वो कहती है कि वो उसके साथ जाएगी। वे रास्ते में है, लेकिन वो उसके प्रति बेहद ठंडा है। वो कहती है कि वो अपनी क्लासों में फेल हो रही है क्योंकि वो महीनों से सोई नहीं है। उसे अपनी दादी के बारे में लगातार सपने आ रहे हैं और उसे इस बारे में कुछ करने की जरूरत है। वे अपने चचेरे भाई के घर जाते हैं। चार्ली, बॉबी, एरिक और जूलिया के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग साझा करता है, लेकिन हर कोई उसे बहुत दूर लगता है। वो अपनी चाची ब्रेंडा से मिलने जाती है, जो उसे बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि उसे अपने अंकल से बात करने की जरूरत है। हॉवर्ड वहां आता है और वो उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है। वो इसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि वो इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। वो कहती है कि उसे एक रेस्टोरेंट में उसके बारे में बुरे सपने आ रहे हैं और अगर वो उससे बात करती है तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। वो इसे खारिज कर देता है और कहता है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ पागल हो गई थी। वो इतनी अनियमित थी कि उसने उन्हें सामान्य जीवन जीने और बाहर जाने से रोक दिया। उसने हर उस परिदृश्य के बारे में सोचा जिससे वे मर सकते थे और उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। और एक बार जब उनके बच्चे हुए तो वे आगे बढ़ गए और उससे संबंध तोड़ लिए। फिर वो वहां से चला जाता है, लेकिन स्टेफनी ब्रेंडा से मदद के लिए भीख मांगती है। वो कहती है कि उनके पास उसका पता है और उसे दे देती है। वो निर्देशों का पालन करती है और एक सुनसान जगह पर पहुंचती है जो एक भूतिया घर जैसी दिखती है। वो अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन महिला मना कर देती है। वो उसे अपना परिचय देती है और महिला उसे अपनी जेब से सब कुछ निकालने और एक बक्से में रखने के लिए कहती है। फिर गेट खुलता है और उसे धीरे धीरे अंदर जाने के लिए कहा जाता है। वो कमरे के अंदर जाती है और अंधेरे से एक महिला बाहर आती है। वो आयरिस है और तुरंत उसे पहचान लेती है, लेकिन आयरिस बेहद सतर्क है और उसे एक कुर्सी पर बिठाती है। वो उसे अपने सपनों के बारे में बताती है और पूछती है कि वो कैसे जीवित है। आयरिस कहती है कि दुर्घटना नहीं हुई थी और उसे भविष्य की एक झलक मिली थी जब उसे एहसास हुआ कि उसने तुरंत बच्चे को सिक्का फेंकने से रोक दिया था। फिर वो अंदर गई और सभी को फर्श से हटने के लिए कहा, क्योंकि वो टूट रहा था। हर कोई वहां से चला गया और बच गया। घटना के बाद रेस्टोरेंट स्थायी रूप से बंद हो गया, लेकिन मौत कुछ साल बाद वापस आई और वहां मौजूद हर किसी को मार डाला, जिसमें पॉल भी शामिल था। लेकिन उसने इसका पैटर्न समझ लिया था और कहा था कि उसने अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा था। वो नोटबुक लेती है और उसे हटाती है, जिससे सूरज की रोशनी एक लटकी हुई रस्सी पर पड़ती है जो आवर्धक चश्मे से परावर्तित होती है। वो स्टेफनी को बताती है कि ब्रह्मांड उसे बताएगा कि कुछ कब होने वाला है। फिर वो रस्सी को देखती है और तुरंत उसे रोक देती है। वो कहती है कि वो मौत से बात कर सकती है, लेकिन ये स्टेफनी को डराता है। स्टेफनी कहती है कि ये सब एक गलती है और वो छोड़ना चाहती है, लेकिन आयरिस कहती है कि घर ही एकमात्र जगह है जहां वे सुरक्षित हैं और उसे डायरी देने की कोशिश करती है। वो घर से बाहर भागती है और आयरिस पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन रुक जाती है। वो सोचती है कि उसे स्टेफनी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। वो बाहर भागती है और किताब स्टेफनी को देती है और उसे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कहती है। फिर वो पीछे हट जाती है और हवा बाधित होने लगती है। एक कंपास एक अग्निशामक यंत्र पर गिरता है और वो खत्म हो जाता है। वे उसके अंतिम संस्कार में है और स्टेफनी हॉवर्ड से उसे न सुनने के लिए माफी मांगती है। उसी पल एक ट्रक आता है और स्टेफनी की मां डार्लिन उससे बाहर आती है। स्टेफनी नाराज होती है और वहां से निकल जाती है। चार्ली कहता है कि उन्हें उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि डार्लिन ने उसे बचपन में छोड़ दिया था। चार्ली भड़क जाता है और कहता है कि उसने भी ऐसा ही किया था जब वो कॉलेज गई थी, और यही कारण है कि परिवार में कोई भी उसके प्रति गर्मजोशी नहीं दिखाता। वो अपने घर वापस जाती है, लेकिन कुछ उसे किताब की ओर खींचता है। वो उसे खोलती है, लेकिन उसे बेहद असहज महसूस होता है। परिवार के बाकी सदस्य बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं। बॉबी एक गिलास गिराता है और उसे साफ करता है, लेकिन एक टुकड़ा बर्फ के अंदर गिर जाता है जिसे वो नहीं देखता। डार्लिन कुकीज के साथ वहां आती है, लेकिन एरिक कहता है कि उसमें मूंगफली है और बॉबी को उनसे घातक एलर्जी है। बॉबी हर किसी के लिए ड्रिंक बनाना शुरू करता है, लेकिन गलती से गिलास का टुकड़ा भी अंदर डाल देता है।
वे खुश होते हैं और ड्रिंक का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। स्टेफनी किताब देख रही है और अंदर सिक्का पाती है। वो पन्ने पलटती है और पाती है कि उनका परिवार मर सकता है। वो जेबी नाम के किसी व्यक्ति को भी देखती है जो मौत से बच गया था। अचानक एक फ्रेम गिरता है और ग्लास टूट जाता है। कांच का टुकड़ा उसमें संदेह पैदा करता है। हॉवर्ड डार्लिन के बगल में बैठता है और उसे उनके साथ रहने की पेशकश करता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि वो अपनी मां की तरह पागल हो गई है और वो अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। वे ट्रैम्पोलिन का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। हॉवर्ड उस पर चढ़ता है और वो फटने लगता है। अचानक डार्लिन देखती है कि उसके नीचे एक रेक है। वो उसे बाहर निकालती है और एक तरफ रख देती है। अचानक एक बियर की बोतल गिरती है और लॉन घास काटने की मशीन अपने आप चालू हो जाती है। तभी स्टेफनी वहां पहुंचती है और उसे बचाने के लिए दौड़ती है। बॉबी ट्रैम्पोलिन से गिरता है जिससे जेंगा गिर जाता है और गिलास गिर जाता है। हॉवर्ड गलती से उस पर पैर रख देता है। रेक लॉन घास काटने की मशीन पर गिरता है और वो हॉवर्ड का सिर तोड़ देता है। अंतिम संस्कार के बाद स्टेफनी विभिन्न लेख और सुराग इकट्ठा करना शुरू कर देती है ताकि वो पैटर्न का पता लगा सके। वो परिवार को इकट्ठा करती है और उन्हें दिखाती है कि मौत ने उस रात वहां मौजूद सभी लोगों को कैसे मार डाला। जूलिया कहती है कि वे उस रात वहां नहीं थे, इसलिए उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टेफनी कहती है कि मौत को इतना समय लगा कि अब वो उन लोगों की जान ले रही है जो उनसे संबंधित हैं। वो ये भी कहती है कि ब्रेंडा और उसके पिता सुरक्षित हैं क्योंकि वे एक ही खून के रिश्ते से नहीं है, लेकिन ये उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में मारेगी। लेकिन ब्रेंडा ने अब बहुत सहन कर लिया था और कहती है कि आयरिस का भ्रम अब उस पर भी फैलने लगा है। स्टेफनी भीख मांगती है और कहती है कि एरिक अगला है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और चला जाता है। डार्लिन उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है और वहां से चली जाती है। एरिक रात में अपने क्लाइंट के साथ अपनी टैटू पार्लर में है। जब वो चली जाती है तो वो कुछ तेज संगीत बजाता है और खुद पर टैटू बनाना शुरू कर देता है। अचानक एक चेन रिएक्शन होता है और शराब का एक बैरल फर्श पर गिर जाता है। अचानक छत के पंखे से जुड़ी चेन उसकी नाक की अंगूठी में अटक जाती है और उसे ऊपर खींचने लगती है। वो उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। वो कुर्सी पर चढ़ता है और एक लौ जमीन पर गिरती है और आग लग जाती है। चेन टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। शराब पूरे स्टूडियो को जला देती है। स्टेफनी चार्ली को जगाती है और कहती है कि वो एरिक तक नहीं पहुंच पा रही है और उन्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। गाड़ी चलाते समय उन्हें पता चलता है कि पार्लर पिछली रात जल गया था, लेकिन वे एरिक को जीवित और फलते फूलते पाकर चौंक जाते हैं। वो कहता है कि वे सिर्फ भ्रमित हैं, लेकिन तभी एक ट्रक उसके पास से गुजरता है। वो उनका मजाक उड़ाता रहता है कि ये सब खुशबू है। जूलिया वहां आती है और उनसे भी जुड़ जाती है। एक कचरा ट्रक आता है और एरिक स्टेफनी का मजाक उड़ाने के लिए उसे चूमना शुरू कर देता है। जूलिया भागने लगती है। जैसे ही वे बहस करते हैं, अचानक वो कूड़ेदान में गिर जाती है और मशीन उसे ट्रक में डाल देती है। वे ट्रक की ओर दौड़ते हैं और स्टेफनी उसके ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर तेज संगीत बजा रहा है और अपने फोन पर है। वे ट्रक के सामने आते हैं और उसे रोकते हैं। स्टेफनी जूलिया को हाथ देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बचा पाती, मशीन उसे दबाकर मार देती है। स्टेफनी टूट जाती है और कहती है कि ये उसकी गलती है क्योंकि वो पैटर्न का पता नहीं लगा पाई थी, लेकिन ब्रेंडा कहती है कि वो गलत है। वो कहती है कि एरिक को कभी नहीं मरना था क्योंकि वो उनके खून के रिश्ते से नहीं है। वो कहती है कि उसका एक अलग पिता है क्योंकि वो एक अफेयर का नतीजा है, लेकिन उन्होंने उसे उससे छिपाया था। वे बहस करते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। बॉबी को लगता है कि वो अगला है और स्टेफनी से मदद मांगता है। चार्ली कहता है कि उसने हर सुराग देखा और वे उसके साथ कुछ कर सकते हैं। वो डायरी खोलती है और जेबी का नाम पाती है। अचानक डार्लिन को याद आता है कि आयरिस जेबी नाम के किसी व्यक्ति का जिक्र करती थी जो एक अस्पताल में काम करता था। वे तुरंत उससे मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन बॉबी कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा क्योंकि वो घर में भी सुरक्षित नहीं है। वे धीरे धीरे अपनी कार के पास पहुंचते हैं, लेकिन एरिक उसी पल वहां आता है। वो कहता है कि बॉबी उसका भाई है, चाहे कुछ भी हो, और उनके साथ चलने की पेशकश भी करता है। गाड़ी चलाते समय स्टेफनी अपनी कार में उनकी तस्वीर देखती है। वो उसे परिवार को छोड़ने के लिए दोषी ठहराती है, लेकिन डार्लिन कहती है कि वो अपनी मां की तरह पागल हो रही थी और वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती, इसलिए उसने अपनी जिंदगी से दूर जाने का फैसला किया। वे अस्पताल पहुंचते हैं और सावधानी से अंदर जाते हैं। वे ऑपरेशन थिएटर जाते हैं और जेबी जॉन ब्लड्सवर्थ से मिलते हैं। वो तुरंत उन्हें पहचानता है और कहता है कि आयरिस ने उसकी जान बचाई थी। पता चलता है कि वो वही छोटा बच्चा था जिसे उसने बचाया था। उसके बाद उसने उसे ट्रैक किया और साथ में उन्होंने मौत के कोड को क्रैक किया। बॉबी पूछता है कि वे मौत को कैसे हरा सकते हैं। जेबी कहता है कि उसे या तो किसी को मारना होगा या मरना होगा और फिर उसे वापस जीवन में लाना होगा, लेकिन वो उन्हें चेतावनी देता है और कहता है कि अगर वे मौत के साथ खिलवाड़ करते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। वे उससे मदद के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसने बहुत सहन कर लिया है और अब वो बस मौत का इंतजार करेगा। स्टेफनी घबरा जाती है और डार्लिन उसे आश्वस्त करती है। एरिक कहता है कि बॉबी को मरना होगा, लेकिन उसके बाद वो उसे वापस जीवन में लाएगा और मौत को हराने का यही एकमात्र तरीका है। वे वहां से निकल जाते हैं। वे वेंडिंग मशीन पर जाते हैं और बॉबी के लिए एक मूंगफली की बार लेने की कोशिश करते हैं। वे उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अटक जाती है। वो उसे पीटता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो पीछे जाता है और उसे झुकाना शुरू कर देता है। वो उस पर गिरने वाली है और स्प्रिंग टूट जाती है, लेकिन वे उसे समय पर संभाल लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद वे एक एमआरआई कमरे में जाते हैं और एक चेन रिएक्शन के कारण मशीन काम करना शुरू कर देती है। स्टेफनी उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। एरिक एक व्हीलचेयर लेता है और उसे कमरे के अंदर ले जाता है। वो बॉबी को उस पर बैठने और बाहर खाने के लिए कहता है और एक बार जब वो मर जाता है तो वो उसे ईआर ले जाएगा और उसे वापस जीवन में लाएगा। वो उसे खाना शुरू करता है और जल्द ही एलर्जी लग जाती है। दूसरी ओर मशीन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है और चुंबक उसकी अंगूठियों को खींचना शुरू कर देता है और वो उसके शरीर से निकल जाती है। शक्ति अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है और व्हीलचेयर को एरिक के साथ खींच लेती है। ये कुर्सी को अंदर खींचता है और एरिक पूरी तरह से विखंडित हो जाता है। बॉबी अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है और इनहेलर पकड़ने की कोशिश करता है। मशीन अस्पताल के सभी बर्तनों को खींच लेती है और एक नर्स को सतर्क कर दिया जाता है। बॉबी इनहेलर लेता है और किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। नर्स अंदर जाती है, लेकिन चुंबक स्प्रिंग को खींचता है और उसे मार डालता है। वे हैरान है कि एरिक क्यों मरा, लेकिन स्टेफनी कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मौत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। चार्ली कहता है कि वे कहीं भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन तभी स्टेफनी कहती है कि उन्हें आयरिस के केबिन में जाना होगा और वहां रहना होगा। चार्ली कहता है कि वे हमेशा ऐसे नहीं जी सकते, लेकिन डार्लिन कहती है कि वो वहां रहेगी और जब तक वो सुरक्षित है मौत उन तक नहीं पहुंच सकती। स्टेफनी कहती है कि वो भी उनके साथ जाएगी क्योंकि वो चीजों को पहले से देख सकती है, लेकिन वे गलती से सिक्का गिरा देते हैं और उनके जाने के बाद एक बूढ़ी महिला उसे उठा लेती है। वे केबिन पहुंचते हैं, लेकिन गेट खोलना संभव नहीं है।
वे इसे तेजी से चलाते हैं और अंदर घुसते हैं, लेकिन स्टेफनी की सीट बेल्ट गलती से लॉक हो जाती है। वो उसे खोल नहीं पाती है और उन दोनों को बाहर जाने और अंदर जाने के लिए कहती है। वे अंदर जाने वाले हैं, लेकिन तभी एक और चेन रिएक्शन एक ज्वलनशील गैस में आग लगा देता है और पूरे स्थान को उड़ा देता है। आरवी एक पानी से भरी खाई में गिर जाती है और डूबने लगती है। चार्ली भी फंसा हुआ है और एक लैंप पोस्ट उस पर गिरने वाला है, लेकिन तभी डार्लिन वहां आती है और उसे अपनी बहन को बचाने के लिए कहती है और तुरंत लैंप गिर जाता है और उसे खत्म कर देता है। वो तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ता है। वो एक चाकू लेने में कामयाब हो जाता है और बेल्ट को काटने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफनी को सांस लेने में कठिनाई होती है और वो मर जाती है। लेकिन चार्ली उसे पानी से बाहर खींचता है और उसे वापस जीवन में लाता है। वे खुशी के आंसू रोते हैं क्योंकि उन्होंने आखिरकार अभिशाप को हरा दिया है। ये प्रोम का दिन है और स्टेफनी ने चार्ली को दिन के लिए तैयार कर दिया है। बूढ़ी महिला भी वहां है जो गलती से नींबू पानी खरीदने की कोशिश करते समय सिक्का गिरा देती है। वो लुढ़कता है और एक ट्रेन ट्रैक के अंदर अटक जाता है। वे चार्ली की डेट के पिता से मिलते हैं जो एक डॉक्टर होता है, लेकिन वे ये सुनकर चौंक जाते हैं कि स्टेफनी मरी नहीं थी और वो सिर्फ बेहोश हो गई थी। ये तुरंत उन्हें डराता है क्योंकि वे हमेशा गलत थे। एक ट्रेन गुजरती है, लेकिन अचानक पटरी से उतर जाती है और सड़क की ओर आती है। वे अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कुचलकर मर जाते हैं। तो ये 2025 की फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का रिकैप था। ऐसे और रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब रहें।